अब आज झारखंड 22 साल का हो चुका है। अब 22 साल के जुआ में जो जुआ यहाँ जन्म लिए हैं, उनको अगर आप बाहरी भीतरी के नाम पर कहेंगे कि ये जुआ बाहरी है, ये जुआ भीतरी है, तो ये बहुत बड़ा अन्याय होगा। देखिए, पूर्व में जब बीजेपी की सरकार थी, इन मुद्दों को ऑलमोस्ट सेटल कर चुके थे। जो नई सरकार आई थी उसको नहीं अपना करके इन्होंने फिर वही नियोजन नीति को छेड़ दिया जो वर्ष 2002 में ऑलरेडी हाईकोर्ट ने जिसको निरस्त कर दिया था। क्योंकि वो कोई लॉजिक नहीं है, तो कोई एक कट ऑफ मार्क हो ही नहीं सकता है। आपके हिसाब से बाहरी कौन और भीतरी कौन? आप 1932 या 1964 के खतियान के लोगों को कहां से खोजेंगे? अगर इस पे रहने वाले लोग 100 वर्षों से ज्यादा समय से रह रहे हैं, तो वे लोगों को आप बाहरी कैसे कह सकते हैं? जब यहाँ पर खतियानी लैंड ही नहीं है, तो सरकार को ही इसके लिए नीति स्पष्ट करनी चाहिए कि उनके पास खतियान कहाँ से आएगा। चुनाव नजदीक आते हैं, जब खतियान के आधार पर, भाषा के नाम आधार पर जब पार्टियां बन रही हैं, तो ऐसी पार्टियों का क्या देख रहे हैं भविष्य, और कितना जरूरत है गठन होना या नहीं? मेरा मानना है कि इस तरह का पार्टी भाषा का या स्थानीय का कोई पार्टी बनाने की जरूरत नहीं है। 3rd ग्रेड और 4th ग्रेड की नौकरी की बात है, स्थानीय को नौकरी मिलना चाहिए, इससे कोई इनकार नहीं करता। तो ये जो खतियान का मुद्दा है, ये कुछ क्षेत्रों में ठीक है, चलेगा वहाँ के लोगों के लिए, लेकिन बहुत सारे जो इंडस्ट्रियल क्षेत्र हैं झारखंड के, वहाँ पर सभी जगह आप इस मुद्दे को नहीं लागू कर सकते हैं। तो खतियान एक मुद्दा हो सकता है स्थानीयता का, लेकिन बाकी अन्य चीज़ों को हम इग्नोर नहीं कर सकते हैं। तो बहुत सारे मुद्दे हैं जिसको कि मिला करके डोमिसाइल नीति बनाने की जरूरत है। नमस्कार, सुशल संवाद में स्वागत है। मैं शशि भूषण। फिर से एक बार हम राज्य की तरफ जब देखते हैं, तो इस सरकार की 4 वर्ष से ज़्यादा की अवधि निकल गई है, लेकिन ये पूरे 4 वर्ष में सिर्फ मुद्दों को उठाया गया है और उस मुद्दों के सहारे आपने देखा कि भाषा, स्थानीय और नियोजन नीति और तमाम ऐसे कई मुद्दे हों को लेकर उसको केवल सिर्फ विवाद खड़ा हुआ। लेकिन इन 4 साल में किसी भी मुद्दे पर एक स्पष्ट राय नहीं बन सकी, बल्कि राज्य फिर से बाहरी और भीतरी की जैसे नारों में एक तरीके से घिरता और विवाद बढ़ता जा रहा है। और आप पीछे देखेंगे तो सिर्फ भाषा और स्थानीय और खतियान के नाम पर 2-2 पार्टियां राज्य में जन्म ले चुकी हैं, बल्कि और कई मोर्चे और इस तरीके से बनने वाले। हमारे साथ पूर्व डीआईजी राजीव रंजन सर और बीजेपी में अभी इन्होंने शामिल हो गए हैं, तो अब बीजेपी के नेता के रूप में भी हम इनसे बात करेंगे। लेकिन सबसे पहले हम राज्य के एक वासी होने के नाम पर, इसलिए कि लगातार आपने देखा होगा कि नियोजन नीति को लेकर ये अपनी राय रखते रहे हैं, और जब नियोजन नीति में हिंदी को हटाया गया था तो उस पर भी इन लोगों ने काफ़ी विरोध जताया था। जब हाईकोर्ट के फैसले से शामिल किया गया, उस पर खुशी भी जताई गई थी। 4 साल का समय निकल गया है, हम राज्य को, लेकिन कहीं भी किसी भी मोर्चे पर हम खासकर ये जो मुद्दे थे स्थानीय की नीति के नाम, नियोजन के नाम, ये सब कुछ हल नहीं हुआ। आप इन 4 साल के समय और विवाद इससे बढ़ता गया, किस तरीके से देखते हैं? देखिए, पूर्व में जब बीजेपी की सरकार थी, तो तत्कालीन मुख्यमंत्री माननीय रघुबर दास जी के द्वारा इन मुद्दों को ऑलमोस्ट सभी पार्टियों से बात करके सेटल कर चुके थे। उनके समय में नियोजन नीति बनी थी, डोमिसाइल नीति भी बन गई थी, 1985 को कट ऑफ रखा गया था और ऑलमोस्ट ये सेटल हो चुका था। अब इस सरकार को, जो नई सरकार आई थी, माननीय अभी जो वर्तमान सरकार हमारी चल रही है, तो इनको चाहिए था कि जो इन्होंने घोषणा किया था कि हमें 5 लाख युवाओं को रोजगार देना है, अगर उस नीति को ही अपनाते तो शायद आज 5 लाख युवाओं को रोजगार दे चुके होते। लेकिन उस नीति को नहीं अपना करके उस जो सेटल नियोजन नीति थी, जो सभी लोगों को एक्सेप्टेबल हो गई थी और जो माननीय न्यायालय में भी जिसके विरोध में कोई नहीं गया था, उसको नहीं अपना करके इन्होंने फिर वही नियोजन नीति को छेड़ दिया जो वर्ष 2002 में ऑलरेडी हाईकोर्ट ने जिसको निरस्त कर दिया था। हाईकोर्ट ने 1932 के जो कट ऑफ मार्क है, 1932 का खतियान, उसको ऑलरेडी निरस्त हो चुका है, क्योंकि वो कोई लॉजिक नहीं है। झारखंड के अलग, क्योंकि मैं खुद झारखंड का रहने वाला हूँ, अलग अलग क्षेत्रों में अलग अलग समय में सर्वे हुआ है, तो कोई एक कट ऑफ मार्क हो ही नहीं सकता है। अब बहुत कर सकते हैं तो कह सकते हैं कि जो लास्ट सर्वे हुआ है, और नहीं तो फिर झारखंड बनने के बाद सर्वे करा लेना चाहिए था, तो वो तो सरकार कोई करा ही नहीं।
अब आज झारखंड 22 साल का हो चुका है। अब 22 साल के जुआ में जो जुआ यहाँ जन्म लिए हैं, उनको अगर आप बाहरी भीतरी के नाम पर कहेंगे कि ये जुआ बाहरी है, ये जुआ भीतरी है, तो ये बहुत बड़ा अन्याय होगा। क्योंकि इवन अमेरिका जैसे डेवलप्ड कंट्री भी कहता है कि जो व्यक्ति उसके यहाँ जन्म ले लिया वो वहाँ का सिटीजन है। इंडिया में सिटीजन तो सिर्फ इंडिया का हो सकता है, सिटीजन तो किसी स्टेट का होता नहीं है, डोमिसाइल स्टेट का होता है। तो जितने भी स्टेट हैं भारत देश के और जो न्यूली फॉर्म्ड स्टेट हैं, पहले वहाँ के आपको नियम को स्टडी करना होगा। चाहे वो अभी हाल में बना हुआ तेलंगाना हो, हमारे साथ का बना हुआ छत्तीसगढ़ स्टेट है, उत्तराखंड स्टेट है, सभी ने अपने डोमिसाइल नीति में खतियान या ज़मीन का रिकॉर्ड एक पॉइंट है। इसके अलावा बहुत सारी चीज़ें हैं। मैं खुद वहाँ के डोमिसाइल नीति को देखा हूँ, स्टडी किया हूँ। तो इसके अलावा सेकंड पॉइंट, थर्ड पॉइंट में है कि जो व्यक्ति वहाँ जन्म लिया है, जो व्यक्ति के माता पिता वहाँ जन्म लिए हैं, जो व्यक्ति वहाँ से पढ़ाई लिखाई किया है, जो व्यक्ति वहाँ से 10+2 पास किया है, तो ये सारे डोमिसाइल नीति में आते हैं और ये ऑलरेडी एक बार सेटल हो चुका था। तो हम समझते हैं कि सरकार के द्वारा केवल उलझाने का काम किया गया है और जो आपसी बाहरी भीतरी की लड़ाई खत्म हो चुकी थी, लोग इसको भूल गए थे, फिर से उसको पैदा करने का काम किया गया है। मैं बहुत पहले से ये बात कहते आ रहा हूँ, इससे लाभ किसी को नहीं हुआ बल्कि सोसाइटी को बांटने का काम किया गया है। झारखंड के लिए इतने ये संवेदनशील मुद्दा है, आप देखते होंगे कि जब भी खासकर जो भी पार्टियां जब भी इस पर बात करती हैं, स्थानीय की बात, यहाँ तक कि प्राइवेट सेक्टर में भी कि हम 75% स्थानीयों को देंगे, लेकर आया गया है। हालांकि इसको लेकर सवाल भी उठाए गए, जो कंपनियां था उनके सामने कि हम कैसे डिफाइन करेंगे कि कौन बाहरी और कौन भीतरी। सवाल यही है कि आखिर बाहरी भीतरी की जब तक परिभाषा आप ये नहीं करेंगे तो बाहरी भीतरी के नाम पर कब तक लोग लड़ते रहेंगे। और आपके हिसाब से बाहरी कौन और भीतरी कौन, और क्या और कितना मुद्दा ये उठाना जायज़? शशि जी, आपने बहुत ही अच्छा प्रश्न किया है और ख़ास करके जमशेदपुर के लिए बहुत ही इम्पॉर्टेंट प्रश्न है। क्योंकि जमशेदपुर और आदित्यपुर एक इंडस्ट्री सिटी के रूप में जाना जाता है। यहाँ पर हम लोग इंडस्ट्रियल सिटी, लौह नगरी है ये। तो 75% जो स्थानीय को नौकरी देना है प्राइवेट सेक्टर में, प्राइवेट सेक्टर्स में, ये बहुत अहम मुद्दा है कि स्थानीय कौन। क्योंकि कंपनी के सीईओ भी, कंपनी के एमडी भी कंफ्यूज्ड होंगे, निश्चित रूप से कंफ्यूज्ड होंगे कि स्थानीय कौन। क्योंकि अब ये मुद्दा है कि स्थानीय अगर सरकार नहीं डिफाइन करेगी तो कंपनी के लिए बहुत बड़ा समस्या आएगी, स्थानीय कौन। और हमेशा कंपनी को भी भया दोहन करने का रास्ता सरकार खोल दे रही है अधिकारियों के द्वारा कि वो बहाल करेंगे तो होगा कि आप स्थानीय नहीं रखें। रिमाइंडर पर रिमाइंडर आ रहा है, हर सप्ताह बैठकें हो रही हैं, बल्कि फाइन का प्रावधान सरकार ने कर दिया है। तो मेरा ये कहना है कि अगर आप जमशेदपुर के बारे में बात करें, मैं अभी पूरे झारखंड की बात नहीं कर रहा हूँ, जमशेदपुर के बारे में बात करें तो यहाँ शहरी क्षेत्र जो टाटा कमांड एरिया है, जैसे कदमा, सोनारी, बिष्टुपुर, साकची, टेल्को, सिद्धगोड़ा, ये जितने भी टाटा के कमांड एरिया है, इस कमांड एरिया में आप 1932 या 1964 के खतियान के लोगों को कहाँ से खोजेंगे। क्योंकि यहाँ जो भी लोग बसे वो टिस्को में एम्प्लाई के हैसियत से यहाँ उनके पूर्वज आए, या वो कोई रोजगार के हैसियत से जमशेदपुर आए। आज के 100 साल पहले जमशेदपुर जंगल था। जो भी यहाँ डेवलपमेंट हुआ वो टिस्को के चलते डेवलपमेंट हुआ। यहाँ जो टिस्को लीज एरिया की सारी ज़मीनें भारत देश के आज़ाद होने के पहले ब्रिटिश गवर्नमेंट ने ही टिस्को को लीज पे दिए हुए था। जब भारत देश आज़ाद हुआ तो वो ज़मीनें सरकार के नियंत्रण में आईं। जब जमींदारी सिस्टम ख़त्म हुआ उसके बाद वो ज़मीनें टिस्को को पुनः लीज में दे दिया गया। झारखंड सरकार भी उस ज़मीन को रीलीज किया टिस्को को। आपको पता है कि टिस्को में ज़मीनें रिलीज हुई, कुछ ज़मीनें रिलीज हुई जिस पर कि लोग घर बना के बस गए थे। तो वैसे जो यहाँ की 86 बस्ती का मुद्दा जो बहुत दिनों से चला आ रहा है, अगर इस पे रहने वाले लोग 100 वर्षों से ज़्यादा समय से रह रहे हैं, मैंने 1932 के भी लगभग 20-25 साल पहले से जो रह रहे हैं, 1.25 साल से रह रहे हैं, तो वे लोगों को आप बाहरी कैसे कह सकते हैं।
अगर उनको टिस्को में नौकरी लेने के लिए अप्लाई करना हो तो उनको आप किस वजह से डोमिसाइल नहीं देंगे? क्योंकि यहाँ छत्तीसगढ़ी समाज है, यहाँ पर आंध्रा समाज है, यहाँ पर गुजराती समाज है, यहाँ पर बंगाली समाज है, यहाँ पर पंजाबी समाज है। ऐसे बहुत सारे समाज हैं जो आज़ादी के पहले से यहाँ है लेकिन उनको नहीं मिल रहा खतियान के नाम पर। और आप उनको जाकर आप पता डोमिसाइल करें। नहीं दे रहे हैं, इसलिए कि वो खतियानी नहीं है। आप बताएं, सरकार को ये स्पष्ट करनी चाहिए कि उनके पास खतियान आएगा कहाँ से? जब यहाँ पर खतियानी लैंड ही नहीं है, जब सारे लोग टिस्को के लीज के ही जमीन पे बसे हुए हैं, तो सरकार को ही इसके लिए नीति स्पष्ट करनी चाहिए कि उनके पास खतियान कहाँ से आएगा। और ये एक बहुत बड़ा मुद्दा है जमशेदपुर के लिए कि यहाँ के जो योग्य लड़के हैं, जो इनके पिताजी भी यहीं जन्म लिए, जिनके बाबा भी यहीं जन्म लिए, जो अपने भी यहीं जन्म लिया, अब उनको आप कहिएगा कि आप छत्तीसगढ़ के हैं। छत्तीसगढ़ी समाज के लोगों को मैं जानता हूँ, 10,000 से ज़्यादा पॉपुलेशन तो कदमा सोनारी में इनका होगा। 10,000 15,000 ये लोग हैं। ऐसे आंध्रा समाज के कितने बड़े बड़े यहाँ पर संस्था बने हुए, सारे समाज के लोग हैं। बिहार तो खैर ये था ही। अब बिहार के लोग भी जो यहाँ बसे हुए हैं, उनके पास खतियानी जमीन कहाँ से होगा? क्योंकि जो यहाँ बसे हुए हैं वो टिस्को लीज पर बसे हुए हैं। 86 बस्ती में किसी का भी खतियानी जमीन नहीं है, सब लोग टिस्को लीज पे हैं। तो इसीलिए सरकार इस मैटर को कॉम्प्लिकेटेड करने की बजाय ये जो बाकी स्टेट ने जो नीति अपनाई है, मेरे समझ से यहाँ के नेताओं को भी ये बिल्कुल स्पष्ट रूप से अपने को क्लैरिफाई करना चाहिए और स्टडी करके इस नीति को जितना जल्द हो सके क्लैरिफाई कर लें, ताकि यहाँ के बेरोजगार नौजुवकों को दिक्कत का सामना नहीं करना पड़े। मेरा सवाल है कि एक तरफ आपने कहा कि सरकार, लेकिन दूसरी तरफ चुनाव नज़दीक आते ही जब खतियान के आधार पर, भाषा के नाम आधार पर जब पार्टियां बन रही हैं, तो आप मान के चलिए कि जो चुनाव होने वाले हैं इसके आधार पर ये मुद्दे भी उठेंगे और इससे कहीं ना कहीं विवाद और भी। तो ऐसी पार्टियों का क्या देख रहे हैं भविष्य, और कितना जरूरत है गठन होना या नहीं होना जो इस तरह की। मेरा मानना है कि इस तरह का पार्टी भाषा का या स्थानीय का कोई पार्टी बनाने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि जहाँ तक 3rd ग्रेड और 4th ग्रेड की नौकरी की बात है, स्थानीय को नौकरी मिलना चाहिए, इससे कोई इनकार नहीं करता है। हम चूँकि खुद स्थानीय हैं तो बिल्कुल चाहेंगे कि 3rd 4th ग्रेड के लोगों को स्थानीय को नौकरी मिलना चाहिए। लेकिन अलग-अलग ज़िलों में अलग-अलग परिस्थितियाँ हैं। अलग-अलग, जैसे बहुत सारे ज़िले हैं जहाँ खतियानी लोग हैं, तो वहाँ खतियानी को नौकरी मिलना चाहिए। लेकिन कुछ ज़िले, चूँकि ये एक इंडस्ट्रियल झारखंड एक इंडस्ट्रियल क्षेत्र रहा है, जैसे आप बोकारो स्टील सिटी देखेंगे। अब बोकारो टाउन में बहुत सारे बाहरी लोग होंगे, जमशेदपुर में देखेंगे बहुत सारे बाहरी लोग हैं ना। तो जब आप इस बात को समझेंगे, अब हम कोलफील्ड को देखें, जैसे धनबाद है, बोकारो है, तो अब कोलफील्ड में पूरे इंडिया के लोग आए हुए हैं, क्योंकि उस समय रोजगार की बात थी, आज़ादी के पहले से कोलफील्ड चल रहा था। अंग्रेजी माने अंग्रेजों की हुकूमत में भी कोलफील्ड चल रही थी, ऐसा नहीं था कि उस समय कोलफील्ड नहीं चल रही थी, प्राइवेट था। तो ये जो खतियान का मुद्दा है, ये कुछ क्षेत्रों में ठीक है, चलेगा वहाँ के लोगों के लिए, लेकिन बहुत सारे जो इंडस्ट्रियल क्षेत्र हैं झारखंड के, और झारखंड चूँकि एक मिनरल रिच स्टेट है, तो जो मिनरल बेस्ड क्षेत्र हैं, वहाँ पर सभी जगह आप इस मुद्दे को नहीं लागू कर सकते हैं। तो खतियान एक मुद्दा हो सकता है स्थानीयता का, लेकिन बाकी अन्य चीज़ों को हम इग्नोर नहीं कर सकते हैं, जिसमें उस व्यक्ति का जन्म होना, उसके माता पिता का जन्म होना, उसका यहाँ प्रॉपर्टी होना, भले वो खतियान हो या ना हो, होल्डिंग टैक्स वो दे रहा है यहाँ, यहाँ उसकी संपत्ति है। तो बहुत सारे मुद्दे हैं जिसको कि मिला करके डोमिसाइल नीति बनाने की ज़रूरत है। और जो पिछली सरकार में डोमिसाइल नीति बनी थी, मेरा तो कहना है कि आप उस डोमिसाइल नीति को सरकार को देखना चाहिए, उसमें अगर खामी नहीं है तो सरकार को घोषणा करनी चाहिए कि वो डोमिसाइल नीति सही है और उस डोमिसाइल नीति पर ही हमको आगे बढ़ना